भाई उपांशा मुझे हर बैच में मिलती है एक लड़की, बहुत कॉमन नाम हो गया क्या आजकल उपांशा। वंशिका, राधेश्याम, विकास कुमार, विकसित सिंह, सागर बबलू, सागर बाबू नॉट बबलू ना, आदर्श कुमार यादव। चलो भाई स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। कैसे आप सब लोग? आज हमें ये चैप्टर खत्म करना है ना। उम्मीद तो यही है कि चैप्टर खत्म कर डालेंगे हम आज। बाकी हम कल की क्लास में अपना बायोलॉजी का नया चैप्टर शुरू करेंगे, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे पहले हम, है ना। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ऋतिक, मैं ठीक हूं, आप बताओ आप कैसे हो? अंकित, प्रजापति, दीपक, राहुल, अमन, छोटू, नोनू, केशव, अब तो बहुत आगे, मनोज, श्रद्धा, रुचि, मंजीत, मनीष, सपना, अखिलेश कुमार, उमेश कुमार, दीपक कुमार, लालू यादव भी पढ़ रहे हैं क्या हमसे? हैं चलो हम क्या पढ़ रहे थे? हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में परमाणु संरचना के अंदर हम आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे। आइसोटॉप्स को हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने कि सेम एटम, सेम जो आपका एलिमेंट है या एटम बोलो, उसके हम आइसोटॉप्स बनाते हैं, हम समस्थानिक बनाते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। परमाणु क्रमांक एक जैसा हो लेकिन परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसे हम एटॉमिक, उसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं, उसको हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं लेकिन हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन इकलौता ऐसा तत्व है जिसके आइसोटॉप्स के नाम भी दिए गए हैं। वैसे आप पढ़ोगे आगे पोलोनियम के 27 से भी ज्यादा आइसोटॉप्स होते हैं लेकिन उनके नाम नहीं है, ठीक है। आपने कार्बन पढ़ा, कार्बन 12, कार्बन 14, वो भी कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है, इकलौता ऐसा तत्व है जिसके आइसोटॉप्स समस्थानिकों के नाम भी हैं। क्या क्या नाम है? तो हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप जिसको हम 1H1 लिखते हैं उसको हम प्रोटियम कहते हैं। दूसरा आप बताओगे हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटॉप होता है, दूसरा समस्थानिक होता है, उसका नाम होता है ड्यूटेरियम, उसको हम डिनोट करते हैं 1H2 या हम इसको डिनोट कर सकते हैं ऐसे 1D2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हाइड्रोजन का तीसरा जो आइसोटॉप होता है उसको हम 1H3 या हम इसको 1P3 ऐसे भी लिख सकते हैं। याद है ना आपको? कल की क्लास याद होनी चाहिए भाई, नहीं याद होगी तो आज की क्लास कैसे कर पाएंगे हम। और अब हमें इन हाइड्रोजन के जो तीन आइसोटॉप्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बेटा, ठीक है। मैम आज क्लास नहीं होगा क्या? भाई क्या करते हो तुम लोग, क्या खाते हो? क्लास चल रही है और कह रहे हैं आज क्लास नहीं होगा। चलो सबसे पहले बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर क्या है, जल्दी से बताओ। एटॉमिक नंबर जिसको हिंदी में हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं, एटॉमिक नंबर हम हमेशा किसी भी एलिमेंट के पांव में लिखते हैं। तो इस हाइड्रोजन के पांव में एटॉमिक नंबर कितना लिखा हुआ है? एक, इसका भी एक और इसका भी एक, यानी कि तीनों आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं दूसरा हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में, आप मुझे प्रोटॉन की संख्या बताओ, इन तीनों में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें एटॉमिक नंबर एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, यानी कि तीनों में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? एक 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 होगी बेटा, ठीक है। अब अगला आप मुझे बताओ इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? आप जानते हैं जब किसी भी एटम के ऊपर चार्ज नहीं लिखा हुआ होता है, आवेश नहीं लगा हुआ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो बताओ क्या इसमें चार्ज लिखा हुआ है, आवेश लगा हुआ तीनों में? नहीं। तो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही क्या होगी? वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ये लोग इलेक्ट्रॉन भी एक एक होते हैं बेटा। अब मुझे ये बताओ कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इन तीनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन। बच्चों आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी वाली कक्षा में होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और आप खुद सोचिए इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो हाइड्रोजन की पहली ही शेल में होंगे ऐसे एक इलेक्ट्रॉन। तो यही हाइड्रोजन के एटम का क्या है? वैलेंस शेल है। हाइड्रोजन में क्योंकि एक ही शेल है, एक ही कक्षा है, तो उसी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यही हाइड्रोजन का वैलेंस शेल कहलाएगा। और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस शेल में ही है, तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब मैं आपसे पूछ लूं इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को भरना, इलेक्ट्रॉन को उनका एनर्जी लेवल वाली शेल में भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब आप खुद सोचिए इन तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है और वो सबसे पहली शेल में होगा, प्रथम कक्षा में होगा, और प्रथम कक्षा का नाम क्या होता है? के में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था ना, न्यूक्लियस नाभिक के सबसे बाहर वाली कक्षा को के कहते हैं। तो के में इलेक्ट्रॉन है तो बेटा इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हो जाएगा, यानी इनका जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में है? वो के वाली कक्षा में है, वो के वाली कक्षा में है। अब आपको निकालने हैं इन तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? अरे पढ़ाया था ना, इन तीनों में न्यूट्रॉन निकालो, आप न्यूट्रॉन निकालो। बच्चों मैंने कहा था जब हम न्यूट्रॉन निकालते हैं तो ऊपर वाले में से नीचे वाला वैल्यू घटा देते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर देते हैं। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दो, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। एक में से एक माइनस करोगे न्यूट्रॉन की संख्या 0 आएगी प्रोटियम में। यहाँ पे ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 होता है, एटॉमिक नंबर 1 है, 2 में से 1 माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 1 आ जाएगी। यहाँ पे 3 है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 1 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी। ये लो बच्चों ये अक्सर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, प्रोटियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, ड्यूटेरियम में कितने हैं, ट्रिटियम में कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। अब मुझे आप इस बोर्ड पे ये बताओ कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों में देखो एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन की संख्या सेम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। डिफरेंट क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। तो हम आइसोटॉप की एक परिभाषा और लिख सकते हैं। अरे हम आइसोटॉप की एक परिभाषा और लिख दें? हाँ जी मैम, सेम एटम के, सेम एलिमेंट के ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉन की संख्या बराबर लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। कल एक परिभाषा लिखवाई थी मैंने, 2 लिखवाई थी वैसे, आज तीसरी। आइसोटॉप्स की तीसरी डेफिनेशन क्या है? तो बेटा आप लिख सकते हो आइसोटॉप्स में क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। लिख दीजिए आइसोटॉप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। क्या लिखोगे? समस्थानिकों के अंदर प्रोटॉन की संख्या तो एक जैसी होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। सीरीज का एक पेपर होता है और सीरीज के पेपर में पूछा था आइसोटॉप्स क्या होते हैं, वहां पे ये परिभाषा लिखी हुई थी स्टेटमेंट के तौर पे। वहां पर वो नहीं था एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, नहीं, वहां पे ये वाला डेफिनेशन लिखा हुआ था, इसको आपको सही करके आना था। तो आप क्या लिखोगे? समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या एक जैसी होती है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है या एक जैसी होती है? प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, बराबर होती है, लेकिन बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है बच्चों, संख्या अलग अलग होती है। तो इन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं, इन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, अलग अलग होती है। ये क्या कहलाते हैं? ये आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ये लो बच्चों 2 परिभाषा कल बताई थी, एक परिभाषा हमने आज पढ़ा दी। एक बच्चा कह रहा है प्रोटॉन की संख्या सेम कैसे होगी? बेटा तुम्हें विद्या माता की कसम, मुझे ये बताओ पिछली क्लास करी है क्या तुमने? हां इतना टुच्चा तुम डाउट पूछो, डाउट है ही नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आइसोटॉप्स में क्या क्या बराबर होता है? एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, एटॉमिक मास अलग होता है। आइसोटॉप्स में प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, जबकि बच्चा उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक व्यवहार एक जैसा होता है। क्यों मैम? क्योंकि मैंने पढ़ाया था फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा डिपेंड करती है एटॉमिक मास पे, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है हमेशा एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। हो गया? ये बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम। अब मैं आपको इन तीनों का डायग्राम दिखाती हूं, कैसे हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का डायग्राम कैसे बना हुआ होता है। ये देखिए बेटा, अब
अब आप कभी भी ये फोटो देखोगे तो आप कभी घबराओगे नहीं कि ये क्या है। ये देखो बेटा, इस फोटो में आप देखिएगा ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स दिखा रखे हैं। हाँ जी मैम। अब इन तीनों में देखो ये प्रोटियम है, ये इस प्रोटियम का न्यूक्लियस है और ये आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है। अरे कितनी बार पढ़ा हूं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और आप खुद सोचिए जब प्रोटियम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है ही नहीं तो यहां पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से प्रोटॉन दिखा रखा है। ये प्रोटॉन की संख्या 1 है और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है, जबकि न्यूट्रॉन प्रोटियम में होते ही नहीं है, इसलिए यहां पे न्यूट्रॉन को दिखा भी नहीं रखा। सेम चीज यहां पे लिखी हुई है। अब दूसरा देखो, दूसरा है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है 1 है, प्रोटॉन क्या है 1 है, जबकि न्यूट्रॉन ये रहा न्यूट्रॉन, इसमें तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसमें लिखा रखा है न्यूट्रॉन। तो ये देखो इस तरह से न्यूट्रॉन को दिखा रखा है तो इसमें न्यूट्रॉन 1 है बच्चा, तो 1 + 1 तो एटॉमिक मास 2 हो गया। अब तीसरा देखो ट्रिटियम में, ट्रिटियम में क्या दिखा रखा है इलेक्ट्रॉन 1 है, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, और ये क्या है ये प्रोटॉन है बेटा 1, और जबकि न्यूट्रॉन देखो 1 ये रहा न्यूट्रॉन 1 ये रहा, तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। तो हम प्रोटियम को जब भी बनाते हैं ऐसा बनाते हैं, हम ड्यूटेरियम को बनाते हैं जब भी तो ऐसा बनाते हैं, हम ट्रिटियम को बनाते हैं जब भी तो ऐसा बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। तो ये होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मोहित कुमार क्या कहना चाह रहे हैं आप, मुझे नहीं समझ में आया है। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर क्या बात करें, क्या सुनिए जरा ध्यान से। हाइड्रोजन का जो दूसरे वाला आइसोटॉप होता है, सुनिए जरा ध्यान से, 2 नंबर वाला जो आइसोटॉप होता है उसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं। हाँ जी मैम। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, हम जब सिंपल हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं, हम जब सिंपल हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या बनता है बेटा, नॉर्मल वाटर बनता है, H2O बनता है, साधारण जल बनता है, पानी बनता है। लेकिन बच्चों जब आप हाइड्रोजन के दूसरे आइसोटॉप जिसको आप 1D2 कहते हो, इसकी रिएक्शन पानी से करवाओगे, 1D2 की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से करवाई, तो यहां से आपको मिलता है D2O, और D2O को कहा जाता है हैवी वाटर, और हिंदी में लिखा जाता है इसको भारी जल। हैवी वाटर हिंदी में कहा जाता है इसको भारी जल। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, हार्ड वाटर नहीं होता, हार्ड वाटर अलग चीज होती है। हार्ड वाटर कठोर जल होता है बेटा, कठोर जल होता है जिसको आम भाषा में खारा पानी बोलते हैं, जो साबुन और सर्फ के साथ झाग नहीं देता है, जो मेल नहीं उतार पाता है, उसको कठोर जल कहते हैं। कठोर जल नहीं है। ठीक है, चलिए सुनिए मैंने क्या समझाया आपको, मैंने कहा सिंपल हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाओगे तो आपको सिंपल वाटर साधारण जल मिलेगा, नॉर्मल वाटर मिलेगा। ठीक है, अब समझ रहा है। नोट्स अच्छे ना लगे आपके तो मोहित कुमार ना लगे तो मत पढ़ो, खुद के नोट्स बना लो भाई। हाँ, ऐसा कौन सा बवाल आ गया तुम्हारा, खुद के नोट्स ना बना सकते, एक चीज बोर्ड पे लिख रहे हैं। सुनिए, तो D2O को बोलते हैं हैवी वाटर। मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है, भारी जल का सूत्र क्या है, D2O। हैवी वाटर हाइड्रोजन के कौन से आइसोटॉप से बनाया जाता है, तो कौन सा आइसोटॉप है, ड्यूटेरियम 1D2। और बच्चों हमने इसको हैवी वाटर क्यों बोला, मैं हर चीज का कारण पढ़ाती हूं, ध्यान से सुनो। किताब में लिखा है कि D2O जो आपका फॉर्मूला होता है किसका, हैवी वाटर का। हैवी वाटर क्यों है, भारी जल क्यों है, नॉर्मल वाटर से क्या अलग है, इसमें नॉर्मल वाटर से क्या अलग है। तो सुनिए बेटा मेरी बात को ध्यान से। क्या जय बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नॉर्मल वाटर होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अब तुम पीछे की क्लास भूल गए है ना। नॉर्मल वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना सिखाया था, पहले हाइड्रोजन के एटम काउंट करो, कितने हैं 2, हाइड्रोजन के एक एटम का एक मास 1 होता है तो 2 का 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो नॉर्मल वाटर का 18 ग्राम पर मोल क्या कहते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। जबकि प्यारे बच्चों जो हैवी वाटर होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल पानी से ज्यादा होता है। कितना होता है, कौन बच्चा बताएगा मुझे, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इसका आणविक भार 20 ग्राम पर मोल होता है बेटा, इसका आणविक भार 20 होता है बेटा। मैं 20 कहां से आया, अरे सुनो ध्यान से, जब हाइड्रोजन प्रोटियम नॉर्मल वाटर में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 जोड़ा और ऑक्सीजन के साथ। अब मैंने यहाँ क्या लिख रखा है 1D2 का मतलब है 2 हाइड्रोजन के एटम। अरे जब एक में 2 है तो 2 में 4 हो जाएगा, तो D2O का कैसे निकालते हैं, 4 + 16 तो कितना हो गया 20। तो बेटा जो आपका हैवी वाटर होता है उसका आणविक भार साधारण जल से ज्यादा होता है, इसलिए हम जो पानी पीते हैं उसको H2O बोलते हैं, उसको नॉर्मल वाटर कहते हैं। और ये क्या है, ये उससे हैवी हो गया क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। अक्सर एग्जाम में आता है कि नॉर्मल वाटर और हैवी वाटर का मॉलिक्यूलर वेट किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में, हाँ जी मैम। तो इसका कैसे जुड़ेगा 4 + 16, क्योंकि जब 1 H2O में 2 है तो 2 का दुगना करोगे ना, D2 दूसरा आइसोटॉप है तो दुगना करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हैवी वाटर आप नहीं पी सकते हो, इसको पियोगे पेट खराब हो जाएगा। ये कहां काम में लिया जाता है, सबसे पहले अगर आपसे पूछे हैवी वाटर की खोज किसने की थी, इसकी डिस्कवरी का मतलब इसे बनाया गया था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। इसकी खोज किसने की थी, H.C. यूरे नाम के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले आपका हैवी वाटर बनाया था। मैम इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, क्या काम आता है बेटा, ये काम आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। कहां पर, न्यूक्लियर रिएक्टर। आपको मैंने पढ़ाया था ना कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय संयंत्र कहते हैं हम, है ना। और सुनिए जरा क्या काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, एज ए मॉडरेटर, किसके तौर पे काम में लिया जाता है, मॉडरेटर के तौर पे। लिखिए नाभिकीय संयंत्र में मंदक के रूप में, नाभिकीय संयंत्र में न्यूक्लियर रिएक्टर में किसके रूप में, आप बताओगे मंदक के रूप में। मंदक का मतलब होता है मंदा कर देना, स्लो कर देना। जब न्यूक्लियर रिएक्टर की स्पीड रेट, न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत तेज हो जाती है तो उसमें D2 ऐड कर देते हैं ताकि उस न्यूट्रॉन की स्पीड क्या हो जाए, स्लो हो जाए, मंदी हो जाए। तो नाभिकीय संयंत्र में मंदक के रूप में हम हैवी जल को काम में लेते हैं बेटा। इसको पी नहीं सकते, पियोगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा पाया जाता है, बनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है नॉर्मल वाटर के 6000 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल किसका बनता है, हैवी वाटर का बनता है, D2O का बनता है। अब आपको इतना नहीं पढ़ना है कैसे क्या कहां क्या पाया जाता है, बनाया जाता है बेटा, है ना, ऐसे थोड़ी आता है। मैं आपको क्या होता है, न्यूट्रल वाटर होता है। अरे भैया तुम लोगों को पानी में बहुत डाउट है बेटा, एक होता है नॉर्मल वाटर, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है डिस्टिल्ड वाटर, एक होता है हैवी वाटर। अभी फिलहाल छोड़ो, तुम ये पढ़ लो, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे पता है सारे पानी पता है मुझे, मिनरल वाटर भी पता है मुझे, है ना। आई बात समझ में। तो ड्यूटेरियम के बारे में आपको इतनी बात याद रखनी है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटॉप है। हाइड्रोजन के तीसरे आइसोटॉप को हम ट्रिटियम कहते हैं ट्रिटियम। हाँ जी मैम, ट्रिटियम कहते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, या तो मैम आप लिखो 1H3 या आप इसको लिख दो मैम 1P3, P का मतलब ट्रिटियम। और बच्चों तीनों में से ये वाला जो हाइड्रोजन का आइसोटॉप है ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। इसको स्टार करो, कितनी बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों में से कौन सा समस्थानिक है जो कौन सा आइसोटॉप है जो रेडियोधर्मी है, ये रेडियोधर्मी समस्थानिक है। अब बेटा रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या होते हैं, मैं आपको आगे एक चैप्टर पढ़ाऊंगी रेडियो एक्टिविटी, तब आपको काम आएगा। सुना ना, कोबाल्ट 60, C12, C14, फास्फोरस 32, सोडियम 24। ऐसे ही एक बेटा क्या होता है आपका, आप बताओगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है कौन सा, ट्रिटियम। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले हैवी वाटर हाइड्रोजन के कौन से आइसोटॉप से बनता है, तब आपका आंसर ये होगा, उसका फॉर्मूला ये होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट ये होगा, उसकी खोज किसने की, कहां काम आता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटॉप है जो रेडियो एक्टिव है, सिर्फ तीसरे वाला, और तीसरे का नाम क्या होता है, ट्रिटियम। ठीक है बच्चों, ओके चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैम हमें तो
एक ही पानी का पता है जो हम पीते हैं। कोई बात नहीं, मैं सारे पानी पढ़ाऊंगी आपको, इंतजार करो, सारे पानी पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। इतने सारे पानी के नाम बताएं, सारे पढ़ाएंगे। तो ये होते हैं बच्चों आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। अब हम अगला लिखेंगे आइसोबार। आइसोटोप का जस्ट उल्टा कर दो, क्या बन जाता है? आइसोबार्स बन जाते हैं। मैम आइसोबार्स क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं संभारिक, हिंदी में कहते हैं संभारिक। आइसोबार्स, आइसोबार्स आइसोटोप का जस्ट उल्टा होता है। क्या होगा? पहली बात तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि आइसोटोप सेम एलिमेंट के होते हैं, आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। तो लिखिए डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट एटम्स, या आप पूरा लिखना चाहते हैं तो मेरे साथ लिखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स having same atomic mass but different atomic number, are known as isobar, are known as isobar। लिखिए are known as isobar, लिखिए हिंदी में लिखो आइसोबार्स, हिंदी में लिखो विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु जिनका जिनका परमाणु क्रमांक एक जैसा हो, यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, आइसोबार लिख लेना, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, लेकिन उनका परमाणु भार एक जैसा हो, परमाणु भार बराबर हो या एक जैसा हो, संभारिक कहलाते हैं, एक जैसा हो, आइसोबार्स या संभारिक कहलाते हैं बच्चों। आइसोटोप का उल्टा कर दो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बेटा, आइसोटोप्स एक ही एटम के होते हैं। सुनो, जैसे आप इस फोटो में समझो, ध्यान से समझना एक चीज को, ये वाली फोटो में ये यहाँ पे एलिमेंट तो एक ही है ना, तत्व तो एक ही है ना बेटा। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो एलिमेंट तो एक ही है ना, तत्व तो एक ही है ना, इसलिए मैंने कहा सेम एलिमेंट। जबकि आप इस परिभाषा में देखो, मैम ने क्या लिखा है, इस परिभाषा में लिखा है एटम्स ऑफ डिफरेंट, एटम डिफरेंट होती है, एलिमेंट डिफरेंट हो गया। यहाँ पे एलिमेंट्स अलग अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिखो, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, उदाहरण के तौर पे लिखो आप आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, एटॉमिक मास 40 में भी वो एग्जिस्ट करता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 40 में भी एग्जिस्ट करता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास 40 होता है। अब मुझे बताओ एलिमेंट सेम है क्या? अरे यहाँ पे तत्व सेम है क्या? नहीं मैम, आर्गन अलग एलिमेंट है, पोटेशियम अलग है, कैल्शियम अलग है। अब इन तीनों का देखो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, 18 19 20, जबकि इनका एटॉमिक मास देखो 40 40 40 सेम है। तो बेटा ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ये आइसोबार कहलाते हैं बेटा, आइसोबार कहलाते हैं। तो आया समझ में? आइसोबार क्यों कहलाते हैं? इसलिए मैंने कहा आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए सेम डिफरेंट शब्द यूज करता है। आप जब एग्जाम में जाओगे ना, आइसोटोप की परिभाषा पूछेगा तो बेटा या आइसोबार की पूछेगा, चारों परिभाषा एक जैसी लगेगी आपको, और आपको आते हुए इतना अच्छा पढ़ने के बाद भी आप गलत करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सेम और डिफरेंट शब्द अच्छे से वहां पर चुनना नहीं आया। आइसोटोप में हमेशा सेम एलिमेंट लिखा होगा, एक ही तत्व लिखा होगा, लेकिन आइसोबार में एटम्स ऑफ डिफरेंट, यानी एलिमेंट डिफरेंट हो जाते हैं। आप खुद देख लो बेटा, ये देखो डिफरेंट एलिमेंट। अब मैंने अभी आपको कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक व्यवहार किस पे निर्भर करता है? एटॉमिक नंबर पे, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म किस पे डिपेंड करते हैं? एटॉमिक मास पे। तो आइसोबार में इस बार क्या सेम होगा? जब इनका एटॉमिक मास सेम है, इसका मतलब मैम आइसोबार्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। इनके भौतिक गुणधर्म लिख लो, ये डिफरेंस होता है आइसोटोप और आइसोबार में। इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं बेटा? एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं। सेम का मतलब एक जैसे होते हैं। जबकि बच्चों इनका केमिकल बिहेवियर या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? आइसोबार्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आप बताओगे बेटा, या केमिकल बिहेवियर क्या होंगी? आपका प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर अलग है। रासायनिक गुणधर्म क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये होता है बेटा आइसोटोप और आइसोबार में डिफरेंस। डिफरेंट का मतलब अलग अलग होगा। तो शायद मैंने आप लोगों के डाउट आइसोटोप और आइसोबार में से खत्म कर दिया है। ठीक है, एक कह रहे हैं मैम पोटेशियम का तो 39 होता है। बेटा मैंने एक सेंटेंस बोला एग्जिस्ट करता है, 40 की फॉर्म में भी आर्गन आपका एग्जिस्ट कर सकता है, पोटेशियम भी कर सकता है, कैल्शियम का होता है 40 है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, तो आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं? किनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, किनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, किनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है और किनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। मैंने सारे आपको पढ़ा दिया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा? नहीं आएगा, अब नहीं आ रहा है तो अब नहीं आ रहा है तो भाई छोड़ दो, कोई और मास्टर से पढ़ लो। ठीक है, जाओ। हो गया आइसोबार, आइसोटॉप समझ में आ गया, आइसोबार समझ में आ गया। अब अगला लिखो, अगला लिखो आइसोटोन्स क्या होते हैं? 3 नंबर पे लिखो आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स, आइसोटोन्स को हिंदी में कहते हैं सम न्यूट्रॉन। सम न्यूट्रॉन, आइसो का शब्द का मतलब बेटा सेम सेम। अब आप खुद सोचो इसमें क्या, हिंदी के शब्द से देखो, सम का मतलब बराबर, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आइसोटोन्स, उन्हें कहते हैं आइसोटोन्स। तो लिख दीजिए बेटा, दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लिखिए दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ सेम नंबर्स लगाओ, न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं ना, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, लिख दो। लिख दो जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है उनको आइसोटोन्स, या जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या, जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या एक जैसी हो या बराबर हो, संख्या बराबर हो, उन्हें आइसोटोन्स या सम न्यूट्रिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रिक कहलाते हैं, सम न्यूट्रिक कहलाते हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं, कहलाते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? चलिए लिखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रही हूं मैं आपको एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके। जैसे बच्चों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 7 होता है, और यहां पर इसका एटॉमिक मास 15 में भी वो एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसका एटॉमिक मास 16 होता है। अब कैसे निकालते हैं? डिफरेंट एलिमेंट होगा भाई श्वेता यार, न्यूट्रॉन की संख्या में डिफरेंट एलिमेंट हो जाते हैं। तो बेसिक है, कॉमन सेंस से श्वेता एंड सौमिका दोनों को एक डाउट आया है, तो मैंने होकर दोनों सुनो, ये अलग एलिमेंट है, अलग एलिमेंट है, ये तो खुद से समझने की बात है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, एलिमेंट दूसरा बन जाता है भाई, है ना। चलिए सुनिए, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? इन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या बताना। मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला वैल्यू घटा देते हैं, बड़े वाले में से छोटा घटा दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। 15 - 7 करोगे 8 आएगा, 16 - 7 करोगे 8 आएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। तो ये क्या, किसका एग्जांपल है? ये किसका एग्जांपल है? आइसोटोन का। आपको कैसे भी दे सकता है एग्जांपल? आपसे कैसे पूछेगा एग्जाम में? एक
आपसे एग्जांपल दिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, और इसमें क्या पूछेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए ये किसका एग्जांपल है, आइसोबार का है, आइसोटोन का है, आपसे पूछेगा आइसोटोप का है या आइसोइलेक्ट्रॉन का है। आइसोइलेक्ट्रॉन का हो सकता है क्या, आइसोटोप का हो सकता है क्या, आइसोबार का हो सकता है क्या, तो बचा क्या, आइसोन्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, आपको क्या लिखना है, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाला वैल्यू घटा दिया, सेम न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन ऐसे निकलते हैं, पढ़ा चुके पिछली क्लास में। तो ये किसका एग्जांपल है, ये आइसोन्यूट्रॉन का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, आइसोन्यूट्रॉन का एग्जांपल है बेटा, या इसको हम आइसोटोन भी कहते हैं, या इसको हम आइसोटोन भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद है मैंने एक क्लास में आपको आइसो इलेक्ट्रॉन भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, आइसो इलेक्ट्रॉन 4 नंबर पे। आइसो इलेक्ट्रॉन अपने आप लिख लेना भाई, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूं, मैंने पढ़ाया था आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, बहुत अच्छे से पढ़ाया था बेटा, शायद दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ाया था क्या, कि ऐसे एटम्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उनको आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उनको आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं बेटा। मैंने क्वेश्चन हिंदी में पूछा, हिंदी में तो पूछ के पूछा है, अरे भाई क्वेश्चन ने पूछा आपसे, ये एग्जांपल देके क्वेश्चन ने पूछा कि बताइए ये किसका उदाहरण है, तो आपको क्या करना था, बड़े वाले वैल्यू में से नीचे वाला वैल्यू घटा के न्यूट्रॉन की संख्या देख लेनी थी, न्यूट्रॉन बराबर आ रहे हैं तो मैंने आइसोटोन का एग्जांपल था। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बात समझ में। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूं, राइट। चल, तो ये चार परिभाषा आपको याद रखनी है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉन, आइसोइलेक्ट्रॉन, चारों के एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। अब आ जाइए हम इस चैप्टर की आखिरी चीज पढ़ने जा रहे हैं। आखिरी चीज क्या है, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बस इनके बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम लिखेंगे। नंबर 1 पे सब एटॉमिक पार्टिकल लिख लो, पहला सब परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में आज तक आपने क्या क्या पढ़ा है, बस मुझे वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। आपने आज तक इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या पढ़ा है मुझे वो बताओ बेटा, फटाक से बताओ। हाँ, कंफ्यूजन नहीं है भाई, सब अलग अलग है, कहां से कंफ्यूजन आ गया। ठीक है, चलो सुनो, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने आज तक क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है। अरे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर साइन कैसा होता है, यहाँ पे हम नेगेटिव क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका चार्ज क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन के जब चार्ज की बात करते हैं, चार्ज होता कितना है, इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कौन बच्चा बताएगा मुझे, ये तो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट का मतलब एकदम फिक्स संपूर्ण पूरा चार्ज कितना होता है, 1.6 माइनस में होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस में होता है, तो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 सीसी का मतलब कूलम, फिजिक्स में पढ़ा होगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दोगे, यही होता है इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाम नेगेटिव चार्ज होता है, बहुत सही बात है। और इस चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताओगे 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनो, मैंने यहाँ पे लिखा कि ये इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज है। एब्सोल्यूट का मतलब ये संपूर्ण पूरे टोटल चार्ज की वैल्यू होती है। एक होता है बच्चा इलेक्ट्रॉन का, अगर आपसे पूछ लेना रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अदर सब्सटेंस से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लेते हैं। बेटा ये चार्ज माइनस में है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये बताओ ये बहुत कम है, बहुत कम। और मैथ्स में सबसे कम क्या होता है, आप बोलोगे मैथ्स में सबसे कम 0 होता है, लेकिन केमिस्ट्री में सबसे कम 1 होता है। तो क्या मैं इसको 1 लिख दूं, हाँ, लेकिन ये एक माइनस का होगा या प्लस का होगा, मैं ये माइनस का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है। इसलिए एग्जाम में जब आपसे पूछे ना कि इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज की वैल्यू कितनी है, तब आप क्या करके आओगे बेटा, एब्सोल्यूट चार्ज है -1.6 × 10⁻19 कूलम। लेकिन आपसे पूछे जब हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किसी अदर सब्सटेंस से कंपेयर करते हैं, तो बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे कम होता है, सबसे कम है, तो सबसे कम मैथ्स में 0 होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन केमिस्ट्री में सबसे कम 1 लेते हैं, 0 कुछ नहीं होता केमिस्ट्री में। अब 1 से छोटा कुछ भी नहीं होता है, तो 1 माइनस का 1 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज। आगे बात समझ। ठीक है, रिलेटिव का मतलब होता है बेटा कंपेयर टू अदर सब्सटेंस, राइट। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास की वैल्यू कितनी होती है, द्रव्यमान की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा मुझे। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। कितना ही होता है, ये इलेक्ट्रॉन के मास द्रव्यमान की वैल्यू है बेटा, ये मास की वैल्यू। अब जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हाइड्रोजन का मास और इलेक्ट्रॉन के मास में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये आप याद करेंगे। ठीक है, ये आप याद करेंगे, मैं स्टार बना के दिखा रही हूं। क्या एग्जाम में आता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MEME का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, 1 बटे में आप बताओगे 1837 मास ऑफ हाइड्रोजन का होता है। M का मतलब मास, H का मतलब हाइड्रोजन। ये बेटा आपको रिलेशन हमेशा याद रखना है, ये एग्जाम में आता है। एग्जामिनर पूछता है इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास में क्या रिलेशन है, तो आपको बताना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1/1837 किसके, MH, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको तीसरा पॉइंट नोट करना है। अब चौथा पॉइंट आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, क्या करोगे बेटा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अब ये तो बेटा बता दो, सभी लोग बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। जी हाँ मैम, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, है ना। ओके, अब हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा, मैं अगली बात जो बताने जा रही हूं वो ध्यान से सुनना। जब हम इलेक्ट्रॉन की किसके बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तब तो आप कहोगे जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। लेकिन मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, ये बात किसने बताई थी, मिलिकॉन करके साइंटिस्ट ने। मैम पॉजिट्रॉन क्या होता है, रुक जाओ अभी पढ़ाएंगे। तो आपसे आपको क्या लिखना है, डिस्कवरी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे, डिस्कवरी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो नेगेटिव है, इसकी खोज किसने की थी, तो लिखो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिलिकॉन ने की थी। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी, आप बताओगे बेटा, मिलिकॉन ने की थी। अब एक प्रश्न और बनता है कि मिलिकॉन ने कैसे खोज कर दी, तो बेटा मिलिकॉन ने ना क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप ये याद कर लेना कि मिलिकॉन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इससे बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है बेटा, आप बताओगे नेगेटिव होता है। हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में क्या लिखोगे, तो वो सुनो बेटा, हिंदी में लिखोगे तेल बूंद का परीक्षण, तेल बूंद के परीक्षण से खोज हुई थी किसकी, आप बताओगे बेटा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, बेटा वो 1837 लेते हैं केमिस्ट्री में, ब्रिजेश कुमार यादव। अब मैंने कहा इलेक्ट्रॉन
खोज किसने की? जे थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, बता दिया भाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में, शेल में, है ना, घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है, बता दिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। किसने बताया? मिल्टन ने बताया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन शब्द है ये किसने दिया? तो लिखिए इलेक्ट्रॉन टर्म, टर्म टर्म का मतलब शब्द। ये इलेक्ट्रॉन शब्द किसने दिया था? ये इलेक्ट्रॉन शब्द लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन शब्द की खोज किसने की थी, यानी किसके द्वारा दिया गया था? स्टोने, जी जे स्टोने, जॉर्ज जॉनसन स्टोने। आप तो लिख लो जी जे स्टोने। इन वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का शब्द दिया था। इलेक्ट्रॉन नाम, जैसे आपका नाम होगा मुकेश रमेश, आपका नाम नहीं, जे थॉमसन ने शब्द नहीं दिया बेटा, कहां से पढ़ा आपने? नहीं, जी जे जॉर्ज जॉनसन और स्टोने है बेटा इनका नाम। ठीक है, तो कितने वैज्ञानिक हो गए? पहला वैज्ञानिक, दूसरा वैज्ञानिक, तीसरा वैज्ञानिक, ऐसे तीनों के नाम याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे एक बच्चे ने पूछा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटी पार्टिकल का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, प्रतिकण का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का उल्टा क्या होगा? अब बेटा समझिए इस बात को, इलेक्ट्रॉन का उल्टा किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होगा? कहने का मतलब है ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जैसा ही, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उतना चार्ज होगा, उतना ही मास होगा, लेकिन उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होगी? उल्टी होगी। तो आप मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन सेम नाम हिंदी में है, क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन को तोड़ो, पॉजी का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव, ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन। अरे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? जिसके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक बात याद रखना, पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज का जो वैल्यू है ना, वैल्यू वैल्यू चार्ज का जो वैल्यू है, आवेश है, वो किसके बराबर है? वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। चार्ज का वैल्यू वही है, लेकिन चार्ज का साइन क्या हो गया? उल्टा। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव था तो इससे पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना होता है? आपसे पूछ रहे, तब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो गया, वैल्यू वही है, लेकिन पॉजिटिव में आएगी वो वैल्यू। और मास चेंज होगा क्या? नहीं, मास भी वही रहेगा बेटा, मास भी वही रहेगा, द्रव्यमान भी वही रहेगा। तो द्रव्यमान आप लिख दो इज आल्सो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। बस साइन क्या हो जाता है यहाँ पे? साइन उल्टा हो जाता है बेटा। कैसे? साइन का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, आपका साइन नेगेटिव पॉजिटिव वाला, जब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव। अब आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण, प्रतिकण क्या होता है? आप कहोगे पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का दूसरा नाम क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछेगा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसके चार्ज? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन का मास कितना होता है? जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? हमने पढ़ा था 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। साइन क्या होगा? बस उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हो आप, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मैम न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, पिछली क्लास में लिखवा चुकी हूं। ठीक है, पिछली क्लास में लिखवा चुकी हूं। मास मतलब क्या हो यार? अगर मास में बदल जाएगा क्या? मास क्यों बदलेगा? मास बदलते तो फिर वो वैल्यूज अलग हो जाएगी ना, इसकी भी अलग हो जाएगी, फिर वो कैसे सेम रह जाएगा? नहीं, चल अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सुनो आप बच्चों। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूं, ठीक है, वो क्वेश्चन मुझे आप आंसर करोगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है बेटा? बताओ फटाक से। किसी भी तत्व का केमिकल प्रॉपर्टीज यानी उसका रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं, जो उसके गुण होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? मैम अभी आपने पढ़ाया था, वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं। अरे ये बात मैंने पहले भी नोट लगवा के लिखवाई है। किसने बोली थी? हेनरी मोज़ले ने बोली थी ये बात कि किसी भी तत्व के केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करती है, निर्भर करते हैं। अब बच्चों एटॉमिक नंबर में आप जानते हो जब चार्ज नहीं होता है तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हां जी मैम, ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो एटम क्या है? न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हां जी मैम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूं कि बेटा जब केमिस्ट्री में क्या बनते हैं? केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो केमिकल रिएक्शंस में कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं? मैं बस आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूं कि जब कभी भी केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया होती है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब कोई दो अलग अलग एलिमेंट क्या बनाते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। जब कोई दो अलग अलग तत्व केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बंध बनाते हैं, तो वहां पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रासायनिक बंध बनाने में कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाई एक चीज कि जब भी केमिस्ट्री में दो अलग अलग एलिमेंट, मान लो ए नाम का एलिमेंट है, बी नाम का एलिमेंट है, ये दोनों बॉन्ड बनाना चाहेंगे, ये दोनों बॉन्ड बनाना चाहेंगे ना, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो किससे? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन लेने देने या इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअलशिप यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनते हैं। और तभी इन दोनों के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है, तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी। और बेटा केमिकल बॉन्ड बनाने में हमेशा हिस्सा लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन हिस्सा लेते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। अब संयोजी कक्षा क्या होती है? मेरे को बार-बार मत पूछो, मेरे से बार-बार मत पूछना, ठीक है? तो केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस कब होती है केमिस्ट्री में? जब केमिकल बॉन्ड बनते हैं। और केमिकल बॉन्ड कब बनते हैं? जब दो अलग अलग तत्वों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को देते हैं, लेते हैं या साझा करते हैं, तब केमिकल बॉन्ड बनते हैं, रासायनिक बंध बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं। मान लो फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसकी शेल है, ये दो शेल है। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाली शेल को के कहते हैं, उसके बाहर वाली एल कहलाती है। मान लो इसके एल शेल में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहला दूसरा, ठीक है, ये इसकी सबसे बाहरी कक्षा है। बाहरी कौन सी है? एल। तो बाहरी कक्षा को क्या बोलते हैं हम? वैलेंस सेल कहते हैं। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? दो इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर वाली शेल जो के है, इस के में मान लो आप यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन है। तो मैम हमने मान लिया कि बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं। और रासायनिक बंध बनते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया होती है, मान लिया। तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? ये वाले, ये अंदर वाली शेल के, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? ये अंदर हो गया ना, ये अंदर हो गया ना। एक मिनट बेटा, वो कैमरा वापस होगा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, लाइट कट हो गई ना, एक मिनट, इसको बटन कहां पे है? आगे लाइट। हाँ, तो
तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये अंदर वाली शेल, यहां पे अंदर कौन सी है के, बाहर कौन सी है एल, तो ये के शेल में जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको क्या कहते हैं, इनको कोर इलेक्ट्रॉन, मेन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा बेटा, ये मेन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बेटा, ये मुख्य इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि मुख्य इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और मेन इलेक्ट्रॉन कभी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। बस मैं आपको इतना समझाना चाहती हूं, ठीक है, समझ में आ गई। तो हमेशा केमिकल बॉन्ड या केमिकल रिएक्शन में कौन हिस्सा लेता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते हैं वो अंदर वाली शेल में होते हैं, उनको मेन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उनको मुख्य इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुख्य इलेक्ट्रॉन कभी रासायनिक बंध में हिस्सा नहीं लेते हैं। इस चीज को मैंने यहां पे समझाया, या नोट ना करो, बस दिमाग में नोट करके चलना, लिखने वाली बात ये थी, इसको यहां से हटा दो, बस दिमाग में नोट करके चलना, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन शब्द किसने दिया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज होता है ये किसने परफॉर्म करके बताया था। अब आ जाओ अगली बात, बच्चा जो इलेक्ट्रॉन क्लास लंबी चल सकते खत्म करते हैं सबको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेचर में ड्यूअल नेचर का होता है बेटा, वो एग्जिस्ट करता है दोहरी प्रकृति में। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, मैं क्वेश्चन बताऊंगी कैसे आते हैं। इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर का होता है बेटा, ड्यूअल नेचर का मतलब होता है दोहरी प्रकृति दर्शाता है, द्वि प्रकृति दर्शाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा मेंढक जो होता है वो ड्यूअल लाइफ जीता है। ड्यूअल लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा, दोहरा जीवन जीता है। मेंढक पानी में भी रह सकता है, धरती में भी रह सकता है, तो वो ड्यूअल लाइफ जीता है। ठीक ऐसे ही केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, ये दोहरा प्रकृति होते हैं ना, डबल फेस इंसान है ना, हमारे दो फेस है, मेरे सामने अच्छा मेरे पीठ पीछे बुरा, है ना, ठीक है। तो अब सुनो बेटा, क्या ड्यूअल नेचर इलेक्ट्रॉन की कैसी होती है। इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो पार्टिकल के रूप में भी एग्जिस्ट करता है। पार्टिकल का मतलब होता है कण, कण के रूप में पाया जाता है। हाँ जी, अभी तक पार्टिकल के रूप में तो हम पढ़ रहे थे। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव के रूप में भी पाया जाता है, तरंग के रूप में भी पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन दोहरा जीवन जी रहा है, दो नेचर लेके जी रहा है। हाँ मैम, इलेक्ट्रॉन दो नेचर लेके जी रहा है, पार्टिकल और वेव दोनों के रूप में रहता है। अब मैम बात ये आती है कि दोहरा जीवन जीने के लिए इलेक्ट्रॉन को कौन सी दो कंडीशन फॉलो करनी होती है। ध्यान से सुनिए बेटा, ड्यूअल नेचर उसी का हो सकता है जिसका मास बहुत कम होता है, कम का मतलब ना के बराबर, बहुत लेस मास में जिंदा है, जो बहुत ही कम मास में, जिसका द्रव्यमान बहुत कम हो, और दूसरा जिसकी वेलोसिटी जीरो ना हो, कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो। वेलोसिटी होता है वेग, अभी वेग क्या होता है फिजिक्स में पढ़ोगे। ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसका मास बहुत कम होता है और जिसकी वेलोसिटी जीरो ना हो, कुछ भी हो सकती है, जीरो ना हो। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस बात को आपको प्रूव करके दिखाती हूँ कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में कैसे रहता है। पार्टिकल तो है, आप जानते हैं एटम के अंदर रहता है, सब पार्टिकल है ना। अब आपको मैंने अभी पढ़ाया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहां पे होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन मैम नाभिक के चारों तरफ जो गोल गोल पाथ होते हैं, जो सर्कुलर पाथ होते हैं, उन सर्कुलर पाथ के अंदर होता है। अब बेटा आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ में ऐसे झूम रहा होता है, ऐसे चक्कर काट रहा होता है, झूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर काट रहा है इन गोल गोल सर्कुलर पाथ पे, तो क्या इसकी वेलोसिटी जीरो है? अगर जीरो, जीरो होती तो ये चक्कर काट ही नहीं पाता ना बेटा। कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है कि नहीं है? हाँ जी मैं बहुत कम है, ना के बराबर, अभी लिखा है ना। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि कक्षाओं में लगातार झूम रहा होता है इस तरीके से, चक्कर नहीं काटता, झूमता है। क्यों झूमता है इसका रीजन बताएंगे 5 मिनट के बाद। झूम रहा होता है तो क्या इसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि वो लगातार चक्कर काट रहा होता है, झूम रहा होता है। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर शो करता है। मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एटम का कौन सा सबएटॉमिक पार्टिकल है, परमाणु का कौन सा परमाणु हिस्सा है जो दोहरा जीवन जीता है, जो जिसकी प्रकृति द्विप्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है, वो आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों है ड्यूअल नेचर में? कैसा ड्यूअल नेचर? वो पार्टिकल के रूप में भी एग्जिस्ट करता है, वो वेव के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकता है। कण और तरंगों दोनों के रूप में पाया जाता है, क्योंकि बेटा ड्यूअल नेचर के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। उसका मास बहुत कम, वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और बेटा उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, सॉरी वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए इलेक्ट्रॉन दोहरा जीवन जी सकता है। ठीक है, अब मैं अगला जो क्वेश्चन पूछ रही हूं ना, नोट डाल के लिख लेना वो। बेटा जब इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है, चक्कर काट रहा होता है, उस समय इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है? एग्जाम में आता है, बता सकते हैं? मुझे आपने फिजिक्स पढ़ी है, इतनी फिजिक्स में पढ़ते हो आप। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इनके अंदर, घूम रहा है किसके अंदर? शेल या ऑर्बिट के अंदर, कक्षाओं में, तो ऐसे रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की टोटल आपकी जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है? जीरो होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, न्यूट्रल होती है।
इलेक्ट्रॉन क्यों है ड्यूअल नेचर में? कैसा ड्यूअल नेचर? वो पार्टिकल के रूप में भी एग्जिस्ट करता है, वो वेव के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकता है, कण और तरंग दोनों के रूप में पाया जाता है, क्योंकि बेटा ड्यूअल नेचर के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। उसका मास बहुत कम, वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, और बेटा उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, सॉरी वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन दोहरा जीवन जी सकता है, ठीक है। अब मैं अगला जो क्वेश्चन पूछ रही हूं ना, नोट डाल के लिख लेना वो। बेटा जब इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है, चक्कर काट रहा होता है, उस समय इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है? एग्जाम में आता है, बता सकता है कोई? मुझे पढ़िए इतनी फिजिक्स में पढ़ते हो आप। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इनके अंदर, घूम रहा है किसके अंदर? शेल या ऑर्बिट के अंदर, कक्षाओं में, तो ऐसे घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की टोटल आपकी जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है? जीरो होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, न्यूट्रल होती है, कैसी होती है? तो हमेशा याद रखना चक्कर के दौरान इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। तो लिखिए द टोटल एनर्जी ऑफ, बस आपको सिर्फ याद रखना है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग का मतलब घूम रहे इलेक्ट्रॉन की, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। लिखिए चक्कर के दौरान, चक्कर का मतलब चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन, तो समय उसकी जो कुल एनर्जी होती है, पूरी एनर्जी, पूर्ण एनर्जी होती है, वो हमेशा नेगेटिव होती है। बेटा लिख लो, चक्कर के दौरान इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, हमेशा शब्द लगाओ, हमेशा नेगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है बेटा, होती है। ये नोट डाल के लिखना बेटा, नेगेटिव होती है, ठीक है। लिख लिया? 5 मिनट की क्लास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज वगैरह लिख लिया, उसके बाद खत्म आपका चैप्टर, खत्म। द टोटल ऑफ एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में लिखा है ना, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाह रही हूं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? मैं पहले समझाती हूं फिर आपसे पूछूंगी। बेटा कोई इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है, कोई परमाणु है, उसका न्यूक्लियस है, नाभिक है, नाभिक के बाहर ऐसे सर्कुलर पाथ है, इनको हम ऑर्बिट कहते हैं या कक्षाएं कहते हैं। ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना। आपको मैंने पढ़ाया था सबसे कम एनर्जी लेवल कौन सी शेल का होता है? जो न्यूक्लियस के पास होता है, उसकी थोड़ी ज्यादा एल की, फिर एम की। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, वो एल शेल में है, यहाँ पे एल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन चाहता है एम शेल में जाना, ध्यान से समझना। सबसे कम एनर्जी लेवल किसका? इसका, फिर इसका, फिर इसका। एल शेल का, एल कक्षा का एनर्जी का जो लेवल है, ऊर्जा का स्तर है, वो एम से कम है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को एम में जाना है, यहां जाना है, तो इसे क्या लेनी पड़ेगी? एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी लेनी पड़ेगी जितनी एम शेल के लिए जरूरी है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी ले ले, तो बेटा ये अपने से ऊपर वाली शेल में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यहां से कूद के यहां चला गया, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और इस शेल में जब जाता है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो ये शेल है ना, इसको एक्साइटेड सेल कहते हैं। ये इसकी एक्साइटेड सेल होती है, इसकी उत्तेजित कक्षा होती है। इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी इतनी गेन कर ली कि वो एल शेल में चला गया, तो एल शेल इसके लिए क्या बन गई? एक्साइटेड सेल बन गई बेटा, ठीक है। एल से गया एम में, तो एम शेल इसकी क्या बन गई? एक्साइटेड सेल बन गई बेटा, इसकी उत्तेजित कक्षा बन गई। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे वापस नीचे की तरफ आना चाहता है। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करो फटाक से। एल और एम में से एनर्जी लेवल ज्यादा किसका है? एम का। एम शेल का एनर्जी लेवल ज्यादा है, और बेटा केमिस्ट्री में जब एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, याद रखना हमेशा। केमिस्ट्री में जब ऊर्जा ज्यादा होती है तो उसकी स्थिरता यानी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है, एक दूसरे की उल्टी होती है। तो एम शेल की अगर एनर्जी ज्यादा है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, एम शेल वाला अगर स्टेबल होना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे आएगा एल में। और बेटा क्वेश्चन आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड सेल से वापस नॉर्मल शेल में आता है, तो वो एनर्जी किसके रूप में रिलीज करता है? भाई यहां ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करके आता है, कौन सी रेस के रूप में? गामा रेस, गामा रेस, गामा किरणों के रूप में ये अपनी एनर्जी लॉस करके आता है। और आप जानते हैं गामा किरणों को आप फोटोन भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये फोटोन के रूप में अपना एनर्जी कम करके आता है। बस ये बहुत शानदार क्वेश्चन पढ़ाया मैंने आपसे, बेटा गर्मी लगने लगी बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत बस थोड़ा सा 5 मिनट और समझ लो, आई समझ में। एक बार फिर से समझाती हूँ, कोई बात नहीं, सुनो। मैंने कहा न्यूक्लियस नाभिक के सबसे बाहर वाली शेल होती है, उसका ऊर्जा लेवल सबसे कम होता है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा इसका, थोड़ा ज्यादा इसका। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एल वाली शेल में है, वो एम में जाना चाहता है, तो उसको इतनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी जितनी एम शेल की होनी चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन ने बाहर से एनर्जी ले ली, तो बेटा ये कौन सी स्टेज में, कौन सी शेल में चला गया? एम। क्योंकि ये एल से एम में आया है, तो एम इसके लिए एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड शेल है, उत्तेजित कक्षा है। अब बेटा केमिस्ट्री में एक रूल होता है कि जिस शेल का जितना एनर्जी लेवल होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर स्टेबल होना चाहता है एम वाला, एल में आएगा तो अपनी एनर्जी निकाल के आएगा, और वो एनर्जी निकालता है वो गामा रेस के रूप में या फोटोन पार्टिकल के रूप में निकालता है। बस इतना आपको याद रखना है, बस ऐसी है बेटा। लेकिन लाइट चली गई, अभी देखा नहीं था आपने? इन्वर्टर से इतना कुछ चल रहा है, पंखा ये सब चल रहा है, लेकिन ऐसे सकता है इन्वर्टर से, कितनी कुछ चीजें चलानी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना था। आप फटाक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख दो, उसके बाद खत्म। मैम क्वेश्चन कैसे बना? सुनो, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है या नॉर्मल स्टेट में आता है, तो वो एनर्जी किसके रूप में एमिट करता है? एनर्जी किसके रूप में निकालता है? आप क्या बताओगे बेटा? फोटोन या गामा रेस के रूप में। नेक्स्ट लिखो प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी भैया? जल्दी बताओ। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। इसकी डिस्कवरी लिख लो, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। जबकि बेटो बच्चों प्रोटॉन नाम शब्द किसने दिया था? बताओ जरा। प्रोटॉन शब्द रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने बहुत काम किया है बेटा केमिस्ट्री में। अब जल्दी से बताओ, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू रिलेटिव लिखें, पहले एब्सोल्यूट लिखो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एकदम संपूर्ण, पूरा चार्ज। संपूर्ण का मतलब पूरा चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कितना चार्ज का वैल्यू होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, तो क्या लिखोगे? 1.6 × 10 की पावर -19 सी का मतलब कूलम। अब बेटा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर इसका वैल्यू है, लेकिन चार्ज उल्टा है। तो अगर मैं इसका रिलेटिव आपसे पूछ लूं कि इसका रिलेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है, इसके सापेक्ष अब इसकी वैल्यू कितनी है, तो इस बार क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। एक है
लेकिन एक कितना सबसे कम है, लेकिन कम कितना पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव ना भी लगाओगे तो 1 लिख दो आप, ठीक है। ओके बच्चों, अब प्रोटॉन का जब मास की बात करते हैं, प्रोटॉन का मास यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है वो आप लोग बताओ मुझे। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है बेटा 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये होता है प्रोटॉन का मास, लिख दीजिए, ये होता है प्रोटॉन का मास। हिंदी में रोशन कुमार कह रहे हैं मैम हिंदी में बोलिए, बेटा हिंदी में तो बोल रहे हैं। और एक बात याद रखना, मास ऑफ प्रोटॉन स्टार्ट करके लिखो, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, लगभग नॉट इक्वल टू, लगभग बराबर होता है मास ऑफ हाइड्रोजन के। ये लो, इतनी बार एग्जाम में आता है एटम के कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल का वैल्यू उसका मास हाइड्रोजन के मास के लगभग बराबर होता है, तो लगभग बराबर किसके होता है प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन मत कर देना बेटा, इलेक्ट्रॉन करते गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं करना, इलेक्ट्रॉन करते गलत हो जाएगा। चलो ये हो गया प्रोटॉन। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, वो बताइएगा जरा। तीसरा लिख दो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लिखो, खोज लिखो इसकी, जेम्स चैडविक ने की थी, जे चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी हाँ जी मैम। न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। इस पे चार्ज जीरो होता है, नो चार्ज, न्यूट्रल होता है बेटा, चार्ज का मान भी जीरो होता है। इस न्यूट्रॉन के आवेश का मान जीरो होता है, इसके ऊपर चार्ज तो लिख देना, ये न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। बेटा चार्ज नहीं है मास तो होगा ना, चार्ज नहीं है मास कुछ ना कुछ तो होगा। तो न्यूट्रॉन के मास की वैल्यू कितनी होती है, द्रव्यमान की वैल्यू कितनी होती है, तो लिखिए इसका मास होता है 1.674 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। कितना होता है बच्चों इसका मास, ये लो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सबसे ज्यादा मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। या मैं पूछूं सबसे कम मास किसका होता है, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो और मैं आपको लास्ट लाइन लिख दूं इस चैप्टर की, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम। हाँ जी, सबसे कम किसका मास होता है, द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम। बेटा लाइट नहीं है पिछले 20 मिनट से, फिर भी पढ़ा रही हूं मैं क्योंकि मुझे आज एक चैप्टर फिनिश करना है। हाँ क्या होगा मास, पॉजिट्रॉन क्या होता है, अभी तो बड़ा पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हैं, जिसका मास और चार्ज का वही वैल्यू होगा, लेकिन चार्ज उल्टा होता है बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो लिख दो जरा, सबसे कम यहां पर किसका होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर थोड़ा ज्यादा किसका होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन, और फिर सबसे ज्यादा मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये लो, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का होता है और सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चों, न्यूट्रॉन का होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश। ये लो मैंने फिनिश लिख दिया, बहुत बड़ा चैप्टर था, 5-6 क्लास लग गई पढ़ाने में, लेकिन बहुत कुछ सीखा आपने इस चैप्टर में। हाँ न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, न्यूट्रॉन से कम होता है। लो वैल्यू मैंने लिखा दी। मैं प्लस वन क्यों लिखा, अरे मैंने कहा कि जब भी हम प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू को दूसरे सब्सटेंस से कंपेयर करते हैं तो वो बहुत कम होता है, और मैंने कहा केमिस्ट्री में सबसे कम क्या है, एक, लेकिन ये एक क्या होगा, पॉजिटिव का एक होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस वन लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका काम है इस चैप्टर के नोट्स बनाना। अगर कोई डाउट है तो हम आपकी डाउट क्लास लगाएंगे, थोड़ा सिलेबस हो जाए, फिर मैं एक डाउट क्लास लगवाऊंगी, फिर आप उस डाउट क्लास में मेरे से कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम कल की क्लास में बायोलॉजी पढ़ेंगे, कल बायो की क्लास में मिलूंगी मैं एनिमल किंगडम के साथ। जंतु जगत का क्लासिफिकेशन बहुत टफ चैप्टर है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, लेकिन मेरे से पढ़ोगे तो आसान बना दोगे, ठीक है। मजा आया एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने में, क्या क्या सीखा हमने इस चैप्टर में, बहुत कुछ सीखा बेटा इस चैप्टर में। जब आप फिर से पढ़ोगे ना, सारे नोट्स बना के, 5-6 क्लास हो गई ना इस चैप्टर की, बेटा पता है ऐसे टीचर्स होते हैं एक क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा देते हैं, मैं बहुत अच्छे से आपको एक चीज बारीकी से पढ़ा रही हूं, चैप्टर आगे काम आएगा बेटा, ठीक है। बहुत कुछ वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखा हमने, वैलेंसी निकालना सीखा हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाना सीखा हमने, पॉजिटिव नेगेटिव में, कैटायन एनायन में हमने कॉन्फिगरेशन बनाना सीखा हमने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखा हमने, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉन, सब कुछ हमने सीखा इस चैप्टर के अंदर, है ना बच्चों। अब छोड़ दो, अब चलो मैम रिलेटिव में -1 क्यों, अरे यार प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है तो प्लस लगा दिया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव लगा दिया भाई, यहाँ नेगेटिव लगा दिया, किसी को डाउट है इस चीज में, इसलिए, ठीक है। चलो भाई बहुत लेट हो गया, 15 मिनट ऊपर हो गया, आपकी कोई और क्लास होगी, ठीक है।